अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। आज का लेक्चर जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेसिकली आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। मीन्स कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो किस तरह ओरिजिनेट की गई और कब इसकी शुरुआत की गई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके जो आगे 5 स्टेप्स हैं। 5 किंगडम से बेसिकली मुराद क्या है कि 5 किंगडम्स के अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। इसके 5 बेसिकली आगे स्टेप्स आते हैं, जिसके से हम 2 आज पढ़ेंगे, बाकी 3 जो है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें, आपको पता है कि अगर हम ड्रॉबैक्स को देखें, क्योंकि हर एक जो न्यू थ्योरी आती है, कोई लॉ आता है, कोई प्रिंसिपल आता है, वो प्रीवियसली बेस्ड जो नॉलेज होता है उसको करेक्ट करने के लिए आता है। अगर आप थोड़ा सा याद करो 3 किंगडम को या 2 किंगडम सिस्टम को, तो आप लोगोंने देखा होगा वहां पे कितने ज्यादा ड्रॉबैक्स थे। यूनियन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करने का एक ड्रॉबैक था, जो कि 3 किंगडम सिस्टम में खत्म किया गया था। लेकिन उसके बाद भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने का मसला अभी भी परसिस्टेंट था। इस हवाले से साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया, और सबसे पहला जो काम किया गया वो किया गया 1937 में। एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, ई चैटर्न। इसने बेसिकली 2 वर्ड्स जो थे, टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक का वर्ड था प्रोकैरियोटिक और एक का वर्ड था यूकैरियोटिक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उस तरह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इधर से इसके फिर ऑर्गेनिज्म निकले हैं। प्रोकैरियोटिक बेसिकली हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसे हमारे अंदर, इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी आ जाता है जिसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं था। ये आप लोगों को वैसे टर्म आनी ही चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बहुत वास्ट इसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप लोग वहां से भी इसको तैयार कर सकते हो। और यूकैरियोटिक हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स थे, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कोई एनिमल्स ऐसे थे जिनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो पिछले किंगडम आए थे उनकी क्लासिफिकेशन में यही था कि हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को इंटरमिंगल कर रहे थे, वो एक साथ ही आ रहे थे क्लासिफिकेशन के अंदर। तो 5 किंगडम के अंदर सबसे पहले उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। जब तक आप लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगी किस तरह हम सेल्स को डिवाइड कर सकें। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि यूकैरियोटिक के अंदर आपको पता है 2 चीजें आ जाती हैं, एक प्लांट सेल आ जाते हैं और एक एनिमल सेल आ जाते हैं। इसकी डिटेल थोड़ी सी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद 1967 में एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, रॉबर्ट विटिकर। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट विटिकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके कुछ स्टेप्स थे, मींस कि उन्होंने कुछ एक हाइपोथेसिस दिया था कि ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। सबसे पहली चीज थी लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मींस कि आपने जब भी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर या किसी भी किंगडम के अंदर डिवाइड करना है, तो इसके कुछ लेवल्स होने चाहिए, और वो बेस करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी कि सेल्स की डिवीजन कैसे हुई है, सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरह प्लेस्ड हैं। ठीक है, आइदर दे आर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, या फिर वो ए सेलुलर है। किसी भी तरह के सेल्स हैं उनको कैसे करेंगे, या फिर वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था इस सिस्टम के अंदर, कि हमने अपने ऑर्गेनिजम्स को एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बेस पे आइडेंटिफाई करना है, और उसके अलावा हमने देखना है कि उनके अंदर सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है प्रेजेंट है। इसके अंदर बेसिकली आता था आपका प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम इसकी बात करें तो। उसके बाद आते थे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, और फिर आते थे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। और एक और चीज जो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था, जो कि पिछले किंगडम्स के अंदर जिसको सर्टिफाई नहीं किया गया था, क्योंकि हमने देखा था कि यूग्लिना जो है
ठीक है, वो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। फंजाई जो है वो प्लांट के अंदर भी आती है, ठीक है, उसको हमने प्लांट्स के अंदर रखा था, लेकिन उसके कुछ फीचर्स जो थे वो प्लांट से मिलते जुलते नहीं थे। तो यहाँ पर उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिफिकेशन का जो सेकेंड रूल दिया गया वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स कि हमने एक तरफ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड तो करना है, किस बेसिस पर कि उनके सेल्स किस तरह के हैं, आइदर दे आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे पास। और उसके अलावा जो मेन चीज आती है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर दे डू फोटोसिंथेसिस, आइदर दे डू एब्जॉर्प्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फंजाई जो होती है वो अब्जॉर्प्शन के थ्रू अपने माइसीलियम के थ्रू जो होती है वो इनगल्फ करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स अंदर लेकर जाती है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू। और इंजेक्शन किस में होती है? ह्यूमन बॉडी में होती है या एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स आप कह लो। तो ये जरा वास्ट आइडिया है, इसके अंदर आपके पास जानवर भी आ जाते हैं और ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स, इंजेक्शन इनके अंदर होती है। उसके बाद बच्चों दो साइंटिस्ट आए, मार्गलस एंड श्वार्ट्ज, मार्गलस एंड श्वार्ट्ज। इन्होंने मॉडिफाई किया किस चीज को? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। किस तरह? सिर्फ एक माइनर चीज की एडिशन करके। पहले क्या थी कि आपके पास लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, पहली चीज तो ये हो। सेकंड आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो कि किस तरह उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। और थर्ड आप लोगों के पास होना चाहिए उनके जेनेटिक्स। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किंगडम को क्लासिफाई इस तरह किया गया है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपलेस्ट हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है। यूबैक्टीरियाज भी हमारे पास आते हैं, सियानोबैक्टीरियाज भी हमारे पास आते हैं। बैक्टीरियाज हमारे पास सबसे फर्स्टली क्रिएचर जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, जिससे वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, एवोल्यूशन जो है वो इन्हीं की वजह से हुई थी, जिंदगी जो है इन्हीं की वजह से परवान चढ़ी थी। तो हमारे पास जो जेनेटिक्स हैं उनको क्लासिफिकेशन के अंदर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स के हमने ये भी क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ना है कि उनका जीन क्या है, उनके अंदर मैसेज किस तरह ट्रेवल होते हैं, ठीक है, उनका डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, उनकी सेल की शेप कैसी है, ठीक है, वो कहाँ से अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। मैंने आपको पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है ये वाली बातें, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। तो ये सारी चीजें हमने ये भी क्लासिफिकेशन के अंदर मद्देनजर रखते हुए हमने क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को इन डिफरेंट किंगडम्स। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर स्टेप्स तो बता दी है, कितने 5 क्लासेस उन्होंने किंगडम की क्लासिफाई कर दी है कि ये हमारे पास है। आज जो हम स्टडी करेंगे वो सबसे पहले आती है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ये सबसे बच्चों सिंपलेस्ट आती है, ठीक है। सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किंगडम मोनेरा ही है। और इसके अंदर बच्चों यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। मींस कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि क्या होंगे, वो सिंगल सेल होंगे, और सिंगल सेल होने के साथ साथ क्या होंगे, वो प्रोकैरियोट्स होंगे। मींस कि उनकी बॉडी के अंदर एक सेल होगा, और जो एक सेल होगा उसके अंदर नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर बच्चों बात की जाए कि इनकी प्लेसमेंट किस तरह होती है, ये किस तरह प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा ह्यूमन बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो आपस में सारे कंबाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। सेल्स जो होते हैं अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें, यहाँ पर डिफरेंट इन क्लासिफिकेशन होती है। ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं, ठीक है, मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके अलावा ये क्लस्टर की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, चेन की फॉर्म में भी होते हैं, राउंड भी होते हैं और एलिप्टिकल भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सार्सिना, ठीक है। ये सार्सिना जो होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया की एक शेप ही होती है, जिसके अंदर ये क्या होता है, 8 का ग्रुप होता है, और ये 8 इस तरह करके बनाए जाते हैं इनके सेल्स, ठीक है। जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उसके अलावा ई डॉट कोलाई, ये सारी बैक्टीरिया की टाइप हैं जो कि क्लस्टर की फॉर्म में, कॉलोनीज की फॉर्म में या चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे बेस्ट फीचर जो किंगडम मोनेरा का है वो ये एग्जिस्ट करता है कि इनके अंदर कॉलोनीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मीन्स कि इनके अंदर ये हिम्मत होती है, ये कोशिश करते हैं कि हम अपने पार्टनर जो हमारे पास सेल है उसको असिस्ट कर सके, उसकी काम में मदद कर सकें, ठीक है। तो कॉलोनीज का आपको पता है ना मेन फंक्शन क्या होता है कि एक दूसरे की मदद करना। कॉलोनी किससे होती है, सारे एक दूसरे से जुड़ के रहें, एक दूसरे कंबाइन करके रहें। सेम इस तरह किंगडम मोनेरा के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह लोकेट करके रखते हैं कि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। अब अगर बच्चों इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कुछ जो कहते हैं कि ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी जो खुराक होती है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि सियानोबैक्टीरिया,
सियानोबैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं अर्थ पे आए हुए। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने जो खुराक होती है खुद ब खुद प्रिपेयर करते हैं। इसका सिंपल नाम आपने शायद सुना भी हो, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है, कहीं आपने नाम सुना हो। ये बैक्टीरिया की टाइप है, साइनोबैक्टीरिया। और बच्चों अगर हम इनकी क्लास एग्जाम्पल देखें तो मैंने आपको पहले बता दी है कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ की, किंगडम मोनेरा की। इतनी डिटेल में एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ पता होना चाहिए बैक्टीरिया की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी किंगडम मोनेरा के अंदर आती हैं। अब जो हम सेकंड वाला पढ़ेंगे वो हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। बच्चों सबसे पहले अगर बात की जाए कि किस तरह यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर बच्चा है बेसिकली यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है, या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर, ह्यूमन भी मल्टीसेलुलर हैं बट दे आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मींस कि आपके पास उस ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल होगा और उसका पास जो सेल होगा उसके अंदर एक डेफिनेट न्यूक्लियस होगा, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, डीएनए आएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रैवल होगी, बहुत आसानी से होगा। या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे, आपको पता है कि मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है, तो वो यूकैरियोट्स ही होंगे। अब बच्चों इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, एक तो आपके पास एल्गी आती है, ठीक है, नंबर 2 पर आपके पास प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोटोजोन्स बेसिकली अंडर सी वाटर क्रिएचर्स जो होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पर आपके पास आती है फंजाई, ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था, वो इसके कैरेक्टर्स होते हैं। एल्गी बेसिकली बच्चों क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, इसके फीचर्स हैं, इसके अंदर कोई इतनी समझाने वाली चीज नहीं है। कॉलोनी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और आप लोग कह सकते हो कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके फीचर है कि सिंपल मल्टीसेलुलर टाइप ही हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स में कहीं ना कहीं हो जाती है। अब आपको पता है कि एल्गी जो थी, या फिर आपको पता है कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों की थी प्रोटिस्ट्स की, क्योंकि यहाँ पर फंजाई कैरेक्टरिस्टिक थे, एल्गी जो थी वो इसके अंदर आई थी क्योंकि इसके प्लांट लाइक फीचर्स थे, इसके अंदर भी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल थी, और साथ साथ इसके क्लोरोफिल भी प्रेजेंट था। ये इसके प्लांट लाइक फीचर हो गए। अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इनके पास सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ये सिंपल की बात क्या मतलब बता रही है कि सिंपल, इसका मतलब क्या है, सिंपल मल्टीसेलुलर मींस इसका मतलब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मींस के जहां से रिप्रोडक्शन होनी होती है, वो इतने ज्यादा क्या होते हैं, वो इतने एडवांस नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं वो पैदा नहीं होते हैं। सिंपल एग्जांपल ये देख लो कि एल्गी के अंदर जो होता है वो रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, ताकि आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को बताना है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इतना फाइनली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, इनके एम्ब्रॉयज नहीं बनते हैं, ठीक है, जिस तरह एक ह्यूमन शेप के अंदर एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है, 9 मंथ तक मदर बेली में रहता है, इस तरह यहाँ पर कोई सीन नहीं होता, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आपके पास न्यू एल्गी जो होती है वो पैदा हो रही होती है। अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो अंडर सी वाटर जो होते हैं क्रिएचर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एनिमल लाइक बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इनके फीचर्स एनिमल लाइक होते हैं। क्यों एनिमल लाइक होते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो सेल वॉल होती है और ना फिर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी होते हैं और आपके पास सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, इनको हम एनिमल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। और कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो होते हैं फंजाई लाइक। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर फंजाई लाइक देखो, या फिर आप लोग प्रोटोजोन्स देखो, या फिर आप लोग यहाँ पर एल्गी देखो, तो इनके आपस में तीनों के फीचर्स कितने मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू प्लांट एंड एनिमल्स। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में उनके अंदर सिमिलैरिटीज जो हैं वो 100/100 हो, मतलब कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का पहला यही पर्पस है कि उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन के जो फैक्टर्स मैच कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज मैच कर रही हैं, वो 80 to 90% हो। अगर तो किसी प्लांट के अंदर, किसी एनिमल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फैक्टर जो है, ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो हम उनको एक ही क्लास के अंदर रख देंगे, एक ही किंगडम के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था आज के बारे में, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।